गेम का सुल्तान में अब आगे सुनिए ताकत की परीक्षा और खामोश शेर। विशाल के वो कड़वे और चुभने वाले शब्द किसी जहरीले तीर की तरह सीधे सीधे आर्यन के सीने पर निशाना साध रहे थे। ग्राउंड में मौजूद हवा जैसे एकदम से भारी हो गई थी। हर कोई आर्यन के चेहरे की तरफ देख रहा था, ये सोचकर कि अब वो भड़केगा, अब वो पलटकर जवाब देगा। लेकिन आर्यन के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं आई। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, किसी गहरे और ठंडे समंदर की तरह। कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। आर्यन ने मन ही मन खुद से कहा, उसे विशाल की बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, और इसकी एक बहुत ही गहरी और वाजिब वजह थी। इस नई और खौफनाक दुनिया में कोलाज एंट्रेंस का कॉम्बैट टेस्ट किसी भी आम इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा मोड़ होता था। यह कोई स्कूल का आम टेस्ट नहीं था जिसमें फेल होने पर अगली बार पास हो जाते। यह जिंदगी और मौत, अमीरी और गरीबी और समाज में आपकी इज्जत तय करने वाला आखिरी दरवाजा था। हर स्टूडेंट सालों तक अपनी हड्डियां उगलता था, खून पसीना एक करता था, सिर्फ इसलिए कि वो इस टेस्ट में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। इस टेस्ट में किसी ऐसे कमजोर या नालायक साथी को टीम में रखना जो ऐन मौके पर धोखा दे जाए या जिसकी वजह से पूरी टीम का रिजल्ट खराब हो जाए, सीधे सीधे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। आपको फेडरेशन के किसी टॉप और हाई क्लास कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, ग्रेजुएशन के बाद डायमेंशनल जोन से जुड़ी कोई करोड़ों की नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर आप इस समाज के सबसे निचले और गरीब तबके में एक कीड़े की तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। यह सब कुछ इसी एक टेस्ट के स्कोर पर निर्भर करता था। और इन सबसे बढ़कर एक और खौफनाक सच्चाई थी, टीम के किसी कमजोर साथी की वजह से सिर्फ नंबर कम नहीं आते थे, बल्कि आपकी जान भी जा सकती थी। कॉम्बैट टेस्ट में असली और खूंखार जीवों से सामना होता था। कोई भी अपनी इकलौती जान के साथ मजाक नहीं करना चाहता था। आज से कुछ दिन पहले जब आर्यन के हाथ में वो रहस्यमयी और जादुई फोन नहीं लगा था, तब वो खुद भी दिन रात एक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देखता था। वो अपनी काया साधना से खुद को जलाता था ताकि उसे अपनी काबिलियत निखारने का मौका मिले और उसका बेमिसाल टैलेंट इस छोटे से शहर में बर्बाद न हो। इसलिए आर्यन बहुत अच्छी तरह से विशाल की उस सेल्फिश सोच और उसकी कड़वी बातों के पीछे छिपे हुए उस डर को समझ सकता था। विशाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, आर्यन ने सोचा। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी किसी ऐसे लड़के को अपनी टीम में नहीं लेता जो 1 महीने से क्लास में सो रहा हो और गेम खेल रहा हो। जो डर गया समझो मर गया, और विशाल अपने करियर को लेकर डर रहा है। विशाल अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी ठुड्डी हवा में उठाकर रिया को देखना छोड़कर अब सीधे आर्यन को घूरने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। रिया ने एक गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में झांकते हुए बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, विशाल, करण सिंह भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, उसकी ताकत मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे आज भी यही लगता है कि आर्यन ही इस टीम के लिए और हमारे फाइनल गोल के लिए सबसे सही इंसान है। तभी युवराज, जो अब तक खामोश खड़ा सारी बातें सुन रहा था, उसने अपने मजबूत हाथ अपनी छाती पर बांधे और कुछ सोचते हुए कहा, रिया, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी पारखी नजर इस पूरे स्कूल में सबसे तेज है। आर्यन एक वक्त पर वाकई में बहुत काबिल था, लेकिन कॉम्बैट टेस्ट का रिजल्ट हम चारों के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। हम इसे किसी की पुरानी इज्जत या दोस्ती के नाम पर हल्के में नहीं ले सकते। हमें इसे पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। युवराज ने आर्यन और विशाल की तरफ देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाला। चलो एक काम करते हैं, अगर आर्यन को कोई ऐतराज ना हो तो हम यहीं इसी वक्त एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये अपने आप साफ हो जाएगा कि आर्यन आज की तारीख में हमारी टीम के लिए सही है या नहीं। युवराज बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। विशाल ने अपनी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक लाते हुए तुरंत कहा, कैसा टेस्ट?
रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे विशाल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अरे, ये तो बहुत आसान है, विशाल ने अपनी उंगलियों के जोड़ चटकाते हुए एक बहुत ही घमंडी मुस्कान के साथ कहा। हम तीनों में सबसे कमजोर मैं ही हूं। आर्यन सीधे मुझसे लड़कर देख ले। जब तक वो मुझे एक फेयर फाइट में हरा नहीं देता, तब तक वो हमारी टीम में शामिल होने के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को कोई ज्यादती या बेईमानी नहीं लगेगी, है ना? रिया ने इस बात पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी होकर आर्यन की तरफ देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि विक्रमगढ़ का यह सोया हुआ शेर इस चुनौती का सामना कैसे करता है। आर्यन का तेज दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। वो जानता था कि ऐसे मौकों पर उसे अपनी राय रखनी ही होगी, वरना उसका रिया की टीम में शामिल होना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि सच कहा जाए तो आर्यन को अंदर से इस टीम में शामिल होने का कोई बहुत बड़ा शौक नहीं था। वो अकेले ही काफी था, लेकिन उसे दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए कॉम्बैट टेस्ट में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी था। रिया की टीम बिना किसी शक के विक्रमगढ़ हाई स्कूल की सबसे मजबूत और खतरनाक टीम मानी जा सकती थी। इस टीम की आड़ में वो अपने राज को बहुत आसानी से छुपा सकता था, इसलिए इसमें शामिल होने से उसका कोई नुकसान तो था ही नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा था। मुझे तुम्हारे टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है विशाल, आर्यन ने बड़ी ही शांत से अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे कहा, लेकिन असली लड़ाई में बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर लड़ते वक्त किसी को कोई गहरी चोट लग गई या किसी की हड्डी टूट गई तो बहुत बुरा होगा। ग्रेजुएशन एग्जाम सिर पर है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भविष्य खराब हो। आर्यन की यह बात सुनकर विशाल जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में आर्यन के लिए साफ तौर पर एक मजाक और तंज छुपा हुआ था। हा हा हा, अरे आर्यन, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम काया साधना जैसी मुश्किल एनर्जी आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। तुम्हारे शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ तो कमाल की होगी, लेकिन तुम्हारी स्पीड तो हमेशा से ही एक कछुए जैसी कम रही है। मैं तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। विशाल ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। क्यों ना हम सिर्फ अपनी ताकत का मुकाबला करके हार जीत का फैसला करें। ना भागना, ना छिपना, बस सामने सामने की ताकत। विशाल की यह चालाकी भरी बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक गहरी शिकन आ गई। उसकी मुट्ठियां कस गईं। रिया को अच्छी तरह पता था कि विशाल कोई आम स्टूडेंट नहीं था। वो अमीर घराने से था और उसने विद्युत कला नाम की एक बहुत ही महंगी और खतरनाक प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट की प्रैक्टिस की थी। यह आर्ट एक ऐसी कला थी जो पलक झपकते ही शरीर के अंदर से बिजली की तरह बहुत तेजी से और भयानक ताकत पैदा करती थी। इतना ही नहीं, विशाल के अमीर बाप ने उसके लिए एक महंगा प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल भी खरीद कर दिया था। विशाल ने विद्युत कला के साथ साथ अपनी उस खास स्किल विद्युत मुष्टि को भी सीख लिया था। हालांकि विशाल की वो विद्युत मुष्टि अब भी सिर्फ रैंक 1 पर ही पहुंची थी, लेकिन आम हाई स्कूल के गरीब या मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल को सीखना ही किसी चमत्कार से कम नहीं होता था। और अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट से बिल्कुल मेल खाने वाली स्किल को खोजना और सीखना तो सोने पे सुहागा था। विशाल के मुक्कों में सच में करंट दौड़ता था। दूसरी तरफ आर्यन था। रिया को आर्यन के घर और उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी। जिस तरह से वो काया साधना जैसी गरीबों वाली लेकिन सबसे दर्दनाक और मुश्किल आर्ट की प्रैक्टिस करता था, और उसने स्कूल में कभी भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया था। उससे यही लगता था कि उसका परिवार पैसे के मामले में बहुत कमजोर था। रिया मन ही मन सोच रही थी, अगर आर्यन अपनी बेसिक ताकत बढ़ाने के लिए चंद हजार का प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल तक नहीं खरीद सकता, तो उसके पास लाखों करोड़ों के प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल खरीदने के पैसे कहां से आएंगे। उसके पास कोई स्किल है ही नहीं, और वैसे भी
1 महीने पहले जब अंजलि के साथ उसकी वो खौफनाक लड़ाई हुई थी, तब भी आर्यन ने बचाव में किसी भी तरह की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था। वो सिर्फ अपनी नंगी शारीरिक ताकत से लड़ा था। रिया को डर था कि बिना किसी स्किल के आर्यन विशाल की विद्युत मुष्टि के आगे टिक नहीं पाएगा। उसका हाथ टूट सकता था। रिया के होंठ कुछ बोलने के लिए कांपे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और कुछ कहा नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे देखना है कि आर्यन इस मुश्किल सिचुएशन को अपने दिमाग से कैसे संभालता है। आर्यन ने विशाल की तरफ बहुत ही गौर से देखकर पूछा, ठीक है, अगर तुम ताकत ही आजमाना चाहते हो तो हम ताकत का मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, विशाल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। वैसे तो स्कूल के डिवाइस रूम में ताकत नापने वाली बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं, लेकिन यार, उन बेजान मशीनों और नंबरों का क्या मजा? चलो एक दूसरे पर सीधे मुक्के चलाते हैं। हम आमने सामने खड़े होंगे और एक दूसरे के मुक्कों को अपने मुक्कों से रोकेंगे। जो भी दर्द से पीछे हट गया या जिसका हाथ टूट गया, वो हार जाएगा। कैसा रहेगा? विशाल आर्यन को दर्द देकर उसे सबके सामने जलील करना चाहता था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कुछ देर बहुत ही शांति से सोचा और फिर बोला, मुझे लगता है कि हमें स्कूल की ताकत नापने वाली मशीन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों भाई, क्या हुआ? विशाल ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए और एक ताना मारते हुए कहा, क्या विक्रमगढ़ के नंबर 1 जीनियस को अब डर लग रहा है कि मैं उसे चोट पहुंचा दूंगा? अगर दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो टीम से अभी अपना नाम वापस ले लो। विशाल की यह बात सुनकर आर्यन मन ही मन मुस्कुराया, पर वो बाहर से बिल्कुल शांत रहा। उसने कुछ बोला नहीं। चील की निगाह और आर्यन के मुक्के पर कभी संदेह नहीं करते। आर्यन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसे विशाल से हारने या घायल होने का रत्ती भर भी डर नहीं था। उसे तो डर इस बात का था कि अगर उसने अपनी नई और खौफनाक वज्र मुष्टि का इस्तेमाल कर लिया तो कहीं एक ही मुक्के में वो इस घमंडी विशाल को जान से ही न मार दे। विशाल की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल विद्युत मुष्टि स्कूल में किसी से छुपी हुई नहीं थी। वो बस रैंक 1 की थी। आर्यन जानता था कि सिर्फ अपनी काया साधना की रॉ ताकत के भरोसे वो शायद विशाल की उस बिजली वाली स्किल को सीधे सीधे नहीं रोक पाएगा। इसलिए अगर मजबूरी में आर्यन ने अपनी लाल रंग की वज्र मुष्टि को एक्टिवेट कर दिया तो उस रैंक 7 के खौफनाक दबाव और ताकत से विशाल का हाथ तो छोड़ो, शायद विशाल के शरीर के ही चिथड़े उड़ जाएंगे। और आर्यन खून खराबे और पुलिस केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। आर्यन ने विशाल को देखते हुए मन ही मन एक आह भरी। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब विशाल ने देखा कि आर्यन किसी भी तरह उकसावे में नहीं आ रहा है तो उसने कुछ अफसोस जताते हुए कहा, जब तुम सीधे लड़ने से इतना ही डर रहे हो तो चलो उस बेजान ताकत नापने वाली मशीन का ही इस्तेमाल करते हैं। पिछले 3 सालों से स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स यही कहते आए थे कि आर्यन विक्रमगढ़ हाई स्कूल का नंबर 1 जीनियस आन है। विशाल को यह बात कभी हजम नहीं हुई थी। वो हमेशा आर्यन की इज्जत से जलता था और बहुत पहले से आर्यन को किसी भी तरह हराकर खुद को नंबर 1 साबित करना चाहता था। यह सिर्फ विशाल की ही नहीं बल्कि स्कूल के कई टॉप और अमीर स्टूडेंट्स की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। जब आर्यन को अंजलि नाम की उस अनजान लड़की ने सबके सामने एक ही झटके में धूल चटा दी थी तो विशाल की यह ख्वाहिश काफी हद तक दब गई थी। उसे लगा था कि आर्यन का खेल खत्म हो गया, लेकिन आज जब उसे दोबारा आर्यन को हराने का, उसे नीचा दिखाने का मौका मिला था तो विशाल के मन में एक नया घमंड, एक नई उम्मीद और जोश जाग उठा था। आखिर आर्यन कभी विक्रमगढ़ हाई स्कूल का राजा माना जाता था और आज उस राजा को हराने का मौका विशाल के हाथ में था। विशाल को बस इस बात का अफसोस था कि वो अंजलि की तरह आर्यन को ग्राउंड में सबके सामने पीट पीट कर नहीं हरा सकता था। उसे अब बस उस मशीन के डिजिटल नंबरों से ही अपनी जीत साबित करनी थी। अब स्कूल में लंच का समय हो चुका था, इसलिए हाई टेक डिवाइस रूम के आसपास
कोई भी स्टूडेंट नहीं भटक रहा था। डिवाइस रूम एकदम शांत था। हमेशा की तरह स्कूल के सीनियर टेक्नीशियन और टीचर मिस्टर कुशाल खुद सभी मशीनों की अंदर से जांच कर रहे थे, ताकि अगर कोई मशीन खराब हो तो उसे फाइनल एग्जाम से पहले समय पर ठीक करवाया जा सके। मिस्टर कुशाल इस वक्त एक स्पेसशिप के कैप्सूल जैसी दिखने वाली विशालकाय प्राइमोर्डियल एनर्जी मेजरमेंट मशीन के अंदर बैठे ही थे कि उन्होंने किसी को डिवाइस रूम का भारी दरवाजा खोलते हुए सुना। उसके बाद अंदर एक साथ कई लोगों के आने की आहट हुई। लंच टाइम में यहाँ कौन आएगा? इस वक्त तो सबको कैंटीन में होना चाहिए। मिस्टर कुशाल ने मशीन के अंदर बने एक छोटे से वेंटिलेशन छेद से अपनी आंख लगाकर बाहर झांका और बाहर का नजारा देखकर वो थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रिया, विशाल, युवराज और आर्यन अंदर आए हैं। ये चारों स्टूडेंट्स विक्रमगढ़ हाई स्कूल की ग्रेजुएशन क्लास के टॉप और सबसे मशहूर स्टूडेंट्स माने जा सकते थे। आर्यन के पिछले एक महीने के बर्बादी वाले बर्ताव को अगर एक पल के लिए छोड़ भी दें, तो बाकी तीनों से पूरे विक्रमगढ़ शहर को बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। इन चारों दिग्गजों का इस सुनसान डिवाइस रूम में एक साथ आना और खासकर आर्यन का इनके साथ होना मिस्टर कुशाल को बुरी तरह हैरान कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ छुपकर क्या करने आए हैं। ये चार, कहीं ये चारों मिलकर फाइनल कॉम्बैट टेस्ट के लिए कोई सीक्रेट टीम तो नहीं बना रहे। लेकिन आर्यन, उसकी जो हालत इस वक्त है, रिया और युवराज जैसे स्मार्ट लोग उसके साथ टीम बनाने के लिए कैसे तैयार हो गए? इसमें विशाल का क्या फायदा है? मिस्टर कुशाल का दिल किसी सस्पेंस फिल्म के दर्शक की तरह बेचैन हो उठा। उन्होंने बाहर निकलने का इरादा छोड़ दिया और वो उस प्राइमोर्डियल एनर्जी नापने वाली मशीन के अंदर ही चुपचाप बैठे रहे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उन्होंने मन ही मन कहा। वो यह जानने के लिए बुरी तरह उत्सुक थे कि आखिर ये जवान खून यहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो फिर पहले कौन जाएगा, तुम या मैं? विशाल उस लोहे और हाइड्रोलिक से बनी विशालकाय ताकत नापने वाली मशीन के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया और उसने आर्यन की तरफ मुड़कर एक चुनौती भरी नजर से देखा। कोई भी चले, क्या फर्क पड़ता है? आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाले हुए बहुत ही बेपरवाही से कहा। हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। विशाल ने अपने कॉलर को ठीक करते हुए पूरे घमंड के साथ कहा। ठीक है, हम दोनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए 3 मौके मिलेंगे। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही असली विजेता माना जाएगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन जाए, तो शुरुआत मैं ही कर देता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत किसे कहते हैं। यह कहकर विशाल मशीन के प्रेशर बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा, एक बहुत ही गहरी सांस ली और अगले ही पल उसकी आंखों का रंग हल्का सा बदल गया। उसने अपनी विद्युत कला को अपने शरीर के अंदर तेजी से दौड़ाया। उसके शरीर के आसपास एक हल्की सी बिजली की चटक महसूस होने लगी। उसने अपनी पूरी शारीरिक ताकत को अपने दाएं हाथ में बटोरा और मशीन के उस मोटे प्रेशर बोर्ड पर एक भयानक और जोरदार मुक्का जड़ दिया। बैंग! पूरा डिवाइस रूम उस मुक्के की गूंज से थर्रा उठा। वो प्रेशर बोर्ड एक बहुत ही खास और मजबूत मेटल के अलॉय से बना था, जिसे डायमेंशनल राक्षसों के वार सहने के लिए डिजाइन किया गया था। उस बोर्ड के पीछे एक बहुत ही हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक मशीनरी लगी हुई थी। मुक्के की ताकत और दबाव के हिसाब से वो बोर्ड पीछे की तरफ हटता था और फिर मशीन उसके झटके को कैलकुलेट करके ऊपर लगी एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन पर एक सटीक नंबर दिखाती थी। जैसे ही विशाल का मुक्का बोर्ड पर पड़ा, वो बोर्ड एक झटके से पीछे खिसक गया। स्क्रीन पर लाल रंग के डिजिटल नंबर किसी स्लॉट मशीन की तरह तेजी से दौड़ने लगे। 1, 3, 5, 6 और फिर वो सिलसिला एक बीप की आवाज के साथ रुका। स्क्रीन पर एक बड़ा और चमकता हुआ नंबर लिखा हुआ आया, 7। विशाल ने इस मुक्के में अपनी विद्युत मुष्टि का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी विद्युत कला से पैदा हुई रॉ और अपनी असली ताकत पर ही भरोसा किया था। स्क्रीन पर चमकता हुआ 7 का स्कोर देखकर विशाल के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और संतुष्ट मुस्कान फैल गई। वो खुशी से झूम उठा। एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए
बिना किसी स्किल के सिर्फ अपनी रॉ ताकत से 7 का स्ट्रेंथ स्कोर लाना कोई मजाक नहीं था। यह स्कूल के 99% स्टूडेंट से मीलों आगे होने जैसा था। यह एक पहाड़ जैसा स्कोर था। विशाल पीछे पलटा, उसने अपनी मुट्ठी को फूंक मारी और आर्यन की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम्हारी बारी है जीनियस। देखते हैं इस 7 के पहाड़ को तुम कैसे पार करते हो। मशीन के अंदर बैठे मिस्टर कुशाल की भी सांसें अटक गई थीं। क्या वो लड़का जिसने 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं की थी, वो इस नामुमकिन से दिखने वाले स्कोर को पार कर पाएगा, या आज हमेशा के लिए विक्रमगढ़ के इस शेर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। आर्यन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपने कदम मशीन की तरफ बढ़ा दिए।